नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे रिपोर्टर लाइव का, जिसमें बात होगी बिहार में शराब कांड के बाद कितने लोगों की मौत हुई और किस तरीके से अब बिहार में सियासी हंगामा बरपा हुआ है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ दिल्ली में तेजाब कांड को लेकर के मामला कहां पहुंचा, जांच पड़ताल कहां तक हो चुकी है, इस मामले पर भी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर रखेंगे पैनी और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से खबर पर अपडेट देंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में शराब कांड को लेकर के लगातार सियासत गरमाई हुई है और अब पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। सियासी वार पलटवार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। जहरीली शराब को लेकर जो मौतें हुई हैं उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में काफी कहासुनी हुई है। विधायक शीत सत्र के दौरान जहां एक तरफ शीत सत्र चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा करते हुए नजर आया। जिस तरीके से कहा कि बिहार में जो अब तक मौतें हुई हैं वो जहरीली शराब से मौत हुई है। साथ ही उसमें जो है मुख्यमंत्री का कहना है कि जो पिएगा वो मरेगा। उसी शराब को देखते हुए यहाँ तमाम बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं जो है आने लगी हैं। और साथ ही आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ यही कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो उसी को लेकर जो बयान आज नीतीश कुमार ने दिया है, तो उसको देखते हुए विपक्ष ने पूरी तरीके से हमला बोला और हमला में साफ साफ यही कहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश की सरकार है, नीतीश की सरकार में जो शराब है खुलेआम बिच रही है। और साथ ही उसी को देखते हुए नीतीश कुमार का जो बयान, नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं कि जिसकी सरकार शासन से है और सत्ता में अलग उसमें चल रही है, तो वो अपने पहले सरकार पर ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके की सरकार को कहना था और सरकार पूरी तरीके से जो है आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं उस पर भी जो निशाना साधते हुए साफ आए, कहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर अब तक जहरीली शराब जो बिक रही है, शराब को बिकते हुए जो बिकवा रहे हैं और इसकी जो मौतें हो रही हैं इसका कारण जो है जहरीली शराब बताई जा रही है। और साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं जो इस तरीके की जहरीली शराब जो काफ़ी यहाँ पर पिलाई जा रही है और जो जहरीली शराब सरकार के अलग बिक रही है। लेकिन नीतीश का कहना है कि इस तरीके से जो शराब है पूरी तरीके से बिहार के अंदर वो बंद कर दी गई है। महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है। महिलाओं ने एक बार कहा था कि जहरीली शराब को बंद किया जाए, बिहार में पूरी तरीके से शराब बंद है। लेकिन जिस तरीके से दोबारा जो मौतें हुई हैं, मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। लेकिन विपक्ष ने पूरी तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने जिस तरीके से सरकार के अंदर शराबबंदी पूरी तरीके से बंद की जा रही है, लेकिन अभी नीतीश कुमार की सरकार में जो है शराबबंदी जो बंद नहीं है और लेकिन बिकी जा रही है। उसी को देखते हुए तमाम बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर आनी शुरू कर दी गई है। लेकिन उसको बता दें कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ काफी हंगामा भी होता, कल जो मौतें हुई शराब को पीने से उसको लेकर लोग काफी आक्रोश है कि आखिरकार जहरीली शराब से इतनी मौतें बिहार के अंदर हुई हैं। तो उसको देखते हुए शीत सत्र के कालीन जो विधानसभा में जो हंगामा किया गया था, उसी को देखते भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश की सरकार है, नीतीश को पूरी तरीके से शराब पे जो है बंद करने पाबंदी लगा देनी चाहिए। और साथ ही उसी को देखते हुए तमाम यहाँ पर प्रतिक्रिया शुरू होने लगी थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा कि जिस तरीके के शासन के अंदर का जो सरकारें चल रही हैं और जो सरकार चलाई जा रही है, उसी को देखते हुए जो अपनी शासन काल में भी देखा जाए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा शराबबंदी यहाँ पर बिकवाई थी। लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि जिस पे जो शराबबंदी की जो पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई, पूरी तरीके से महिलाओं को सम्मान किया जाए। महिलाओं ने एक बार कहा था कि सरकार के द्वारा जो शराबबंदी पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर जितनी मौतें जो हुई हैं उस पर जो विपक्ष का पूरी तरीके से हमला रहा है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी। श्रद्धा मर्डर केस में उलझी गुत्थी को लेकर के पुलिस को एक और नई कड़ी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि महरौली जंगल में मिली हड्डियों की जांच पड़ताल की गई और उसके बाद क्या कुछ निकला बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। श्रद्धा मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट सामने आई है। श्रद्धा के जो टुकड़े दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे उनका डीएनए उसके पिता से मैच हो गया है, मिलान हो गया है डीएनए का। यानी कि अब आरोपी आफ्ताब को सजा मिलना तय है। दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत ही अहम सुराग लगा है। डीएनए सैंपल जो श्रद्धा के हड्डियां मिली थी उसके जो सैंपल हैं डीएनए के, वो उसके पिता से मैच हो गए। आपको बता दें 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। दिल्ली पुलिस ने जब आफ्ताब से पूछताछ की थी तो उसने बताया था 18 मई को श्रद्धा और उसके बीच में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बाद उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। और उसके बाद उसने बड़े ही बेरहमी से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उनको फ्रिज में रख दिया। रोज रात को आफ्ताब श्रद्धा के दो या एक टुकड़ों को ले जाकर जंगलों में फेंक देता था। वहीं जब इस बात का खुलासा हुआ तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में छानबीन की और आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर कुछ शव के टुकड़े बरामद किए थे और पुलिस ने उन टुकड़ों को बरामद कर लैब में भेजा था, जिसकी CSFL रिपोर्ट आज आ गई है। और उस रिपोर्ट में पुष्टि हुई है इस बात की कि वो जो
शव वो जो शव के टुकड़े मिले थे दिल्ली पुलिस को वो श्रद्धा के ही थे। यानी कि दिल्ली पुलिस के हाथ अब एक अहम सुराग लग चुका है। अब दिल्ली पुलिस कोर्ट में सबूतों को रखेगी। अहम सुराग दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है और पुलिस इन सबूतों को कोर्ट में रखेगी और अब आरोपी आफ्ताब की सजा कोर्ट तय करेगा। यानी कि अब आरोपी को आफ्ताब को सजा मिलना तय है। जिस बेरहमी से उसने श्रद्धा की हत्या की थी उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसको अब मिलना तय है। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा। उधर दिल्ली की द्वारका में नाबालिग छात्रा पर फेंके गए तेजाब कांड पर नया खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली के उत्तम नगर मोहन गार्डन में सुबह स्कूल जाते समय 17 वर्षीय छात्रा पर बाइक सवार नकाबपोश 2 युवकों ने एसिड अटैक कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और इस मामले में 3 युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक साथी जो है साथी का फोन लेकर के दूर चला गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें एक साथी जिसको गिरफ्तार किया गया है वो दूसरे साथी का फोन लेकर के इसलिए वहां से चला गया ताकि पुलिस को ये लगे कि वह लोकेशन पर नहीं था। लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और हर्षित ने एसिड फेंका था, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को पता चला कि उसका एक साथी वीरेंद्र जो कि सचिन का मोबाइल लेकर के दूसरी जगह पर चला गया था ताकि पुलिस को जांच हो तो पता लगे कि सचिन की लोकेशन वहां पर नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने तीसरे साथी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने तेजाब एक ऑनलाइन कंपनी से मंगाया था और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालवाल ने ट्वीट पर पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग की है और कहा है कि देश में तेजाब की खुलेआम बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, जिस तरीके से ऐसे हादसे दोबारा न हो। वहीं इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अपराधी की इतनी हिम्मत हो और किसी पर एसिड अटैक कर दें। यह कैसे हो सकता है? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता का दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता का चेहरा 7 से 8% तक झुलस गया है, आंखें भी प्रभावित हुई हैं। उसे आईसीयू में रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में दोबारा से इस तरीके की जो वारदात देखने को मिली है, क्योंकि हाल ही में जो है इससे पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर के दिल्ली में काफ़ी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बार दोबारा से जिस तरीके से एसिड अटैक की एक वारदात सामने आई है, इसको लेकर के भी अब जो है इस बार फिर राजनीति तेज हो गई है। कैमरामैन निशांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल के पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि उन्हें देश के एकीकरण का सबसे अहम कारण भी बताया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल महान परिनिर्वाण दिवस मनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी के बाद संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भारत के 463 रियासतों का एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साकार किया। उन्होंने सभी रियासतों को एक साथ जोड़कर भारत का निर्माण किया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जिंदगी को, पूरे जीवन को देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके योगदान को भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो कि हजरतगंज में स्थित है, वहां पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और
एक जनसभा को संबोधित भी किया। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब एक नए मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। क्या है मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। बांदा जेल में बंद माफिया और खूंखार डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, उसके बाद गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोलीकांड का केस शामिल है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 मामलों में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। तो फैसला सुनाने के लिए कोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख तय की थी और आज कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया। कैमरामैन निकांत के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बड़ी ही तेजी से हो रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव सिंह। नमस्कार, जय श्री राम। इसमें हम मौजूद हैं अयोध्या में, और जहां पर एक तरफ भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये एयरपोर्ट का रनवे कार्य है, लगभग 67% कार्य पूरा हो चुका है। और बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का लगभग 45% कार्य हो चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कार्य 14 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। अयोध्या में आने वाले राम भक्तों की कोई परेशानी न हो, इसलिए ये एयरपोर्ट लगभग 2023 अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। अयोध्या से आगरा में कमिश्नरी प्रणाली लगने के बाद आगरा में बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जिले को कई नई सौगातें भी मिलने वाली हैं। क्या सौगातें मिलने वाली है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक। आगरा में कमिश्नरी लागू होने के बाद तमाम परिवर्तन सामने आ रहे हैं। वहीं एसीपी लेवल पर कोर्ट बनाए जा रहे हैं, तमाम और भी प्रावधान किए जा रहे हैं। वहीं नए कमिश्नर के द्वारा लगभग लखनऊ शासन से 5 थानों की मंजूरी ली गई थी, जिसमें 3 थानों को प्रस्तावित कर दिया गया है, यानी कि स्वीकृति मिल गई है। और करीब 10 दिन के अंदर ये 3 नए थाने बनकर आगरा वासियों को सौगात के तौर पर मिलेंगे। आपको बता दें कि 3 थानों की जगह से लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम प्रशासनिक बल को लेकर भी आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रतंदर सिंह के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि 3 थानों बढ़ने के बाद लगभग आगरा में थानों की तब्दीली बढ़ जाएगी और पुलिस प्रशासन को एक सुरक्षा चक्र के रूप में 3 थाने अफसर के रूप में मिलेंगे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट घूमने का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। इस समय हम रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है देश विदेश में जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ नाइट स्टे और वन्य जीवों के दीदार के लिए लोग यहाँ आते हैं। और वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क इस समय अपनी सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है सैलानियों के साथ जो है बुकिंग के नाम पर ट्रैवल एजेंटों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक मामला जो है अभी प्रकाश में आया है कि इसको लेकर जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट पार्क के निदेशक को शिकायती पत्र दिया है, जिस शिकायती पत्र में कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सी स्वामियों को आश्वासन दिया है कि इस फर्जीवाड़े को लेके कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनआईसी को भी उन्होंने इसमें जो है शिकायत की है कि कई बार ऐसे मामले कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों को ढिकाला बुकिंग के नाम पे फर्जीवाड़े के आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। वहीं जो है कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सी स्वामियों को आश्वासन दिया है कि आपके इस शिकायती पत्र पर कार्रवाई की जाएगी। रोहित गोस्वामी, इंडिया वॉइस, रामनगर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो बड़ा कदम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। प्रदेश को दहला देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्द ही एसआईटी अपनी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। पुलिस की तरफ से पहले आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी गई थी, जिस पर 2 आरोपियों ने अपनी सहमति दी थी। एक आरोपी जो अंकित है उसकी तरफ से 10 दिन का समय मांगा गया था।
पुलिस इस दौरान अपनी जो फाइनल चार्जशीट है पूरे हत्याकांड की वो कोर्ट में दाखिल करना चाहती है, ताकि ये प्रूफ हो सके कि जो पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में है और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में पुलिस की तरफ से बाद में दाखिल किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जन दबाव इस मामले पर सरकार पर पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन पर पड़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करना चाहती है। नार्को टेस्ट उसकी एक पहली कड़ी होगी जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट पहले किया जाएगा और उसके बाद नार्को टेस्ट करने के लिए पुलिस की तरफ से विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी जो नार्को टेस्ट करेगी और आरोपियों से सच उगलवाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक इस मामले में कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन को भारी जन दबाव यहाँ पर सहना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे ऐसे पुलिस की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। लगातार सरकार पर जो है वो आरोपों की झड़ी लग रही है। अब देखना यही होगा कि पुलिस किस प्रकार से इस पूरे मामले पर न्याय दिला पाती है पीड़ित परिवार को। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक दंपति की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्या है हत्या की वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र के एक गांव है लाहौरा, जहां पर आज सुबह जो मियाँ बीवी जो शाम को अपने घर पर सोए थे, उनकी आज सुबह उसी चारपाई के आस पड़ोस में दोनों मृतक अवस्था में मिले। वहीं इसकी सूचना उनके जो मृतक है उसके भाई ने डायल 112 के लिए दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया। वहीं जांच में जुट गए, जिसके बाद वहां पर आला अधिकारी भी पहुंचे। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि परिजनों की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें ज़मीनी विवाद का मामला भी सामने आया है। वहीं परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 2 लोगों को नामजद किया हुआ है। वो दोनों लोग उसी गाँव के निवासी हैं। उन दोनों लोगों के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और की जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस मामले के पीछे और किन किन लोगों का हाथ है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वाइज, बदायूं। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार में लड़की के साथ क्या हुआ, छात्रा के साथ क्या हुआ, जिसके बाद पूरे परिवार में, पूरे घर में मातम पसर गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर घर के अंदर सो रही 20 वर्षीय युवती का गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है बबेरू थाना क्षेत्र के हरदौली गांव का है, जहां की रहने वाली भोला देवी, जो कि 20 वर्ष की थी, अपने घर पर देर रात सो रही थी। तभी अचानक खेत की तरफ से खुलने वाले दरवाजे से कुछ अज्ञात लोग आए और उसकी गला रेतकर हत्या करते हुए वहां से मौके से फरार हो गए। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को और उनके परिजनों को लगी तो तत्काल स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड, मोबाइल फॉरेंसिक टीम की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना का खुलासा करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द पूरे मामले का अनावरण कर लिया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यापारी की मौत का मामला सामने आया है। क्या वजह है इस मौत की, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। क्षेत्र के एक युवा व्यापारी जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल बताई जाती है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हालांकि परिवारजनों का उसकी हत्या का आरोप उसके दोस्त पर लगाया गया है। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के महावीरगंज का है, जहां बुधवार रात करीब 10 बजे उसका दोस्त एक व्यापारी था जिसका नाम पंकज वासने के पास पहुंचता है, उसे वहाँ कहीं और ले जाता है साथ में। तकरीबन 10:30 बजे वही दोस्त जो पंकज वासने के जो भाई हैं राजू वासने, उनके फ़ोन पर फ़ोन करके बताता है कि उसकी एक्सीडेंट हो गया और वह उसे मेडिकल लेकर जा रहे हैं। जब परिजन मेडिकल पहुंचते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां से भी जो युवक है पंकज, उसको वहां से हायर मेडिकल सेंटर वरुण ट्रॉमा में रेफर कर दिया गया है। जब परिजन वहां पहुंचते हैं वरुण ट्रॉमा सेंटर पर, तो उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं।
परिजनों ने पूरे मामले को ही संदिग्ध बताते हुए पुलिस से जांच मांग की है कि किसी भी तरीके से ये जो मामला है एक्सीडेंट का मामला नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट का मामला होता तो पुलिस के पास सबसे पहले सूचना पहुंचती। हालांकि पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मामला एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि हत्या का है और वह उसके दोस्त के खिलाफ, जो मृतक है पंकज, उसके दोस्त के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पहले मामले की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर जो भी सच है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, अलीगढ़, इंडिया वॉइस। जालौन में 11 दिसंबर को प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक की हत्या हुई है। हत्या की वजह क्या रही है, इसका खुलासा आज पुलिस ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन के थाना नदी गांव में बीते 11 दिसंबर को एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश कर उसका हत्या कर दी गई थी। वहीं आज जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा उस हत्याकांड का अनावरण किया गया है, जहां जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा अवगत कराया गया है कि बीते 11 दिसंबर को एक युवक की हत्या कर उसके शव को घर के बाहर फेंक दिया गया था, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसके गले में निशान भी आए थे रस्सी के, जिसमें जब पुलिस की जांच पड़ताल आगे हुई तो पुलिस की जांच पड़ताल में पाया गया कि उसी की पत्नी ने, जिसके अपने देवर के साथ अवैध संबंध पाए गए थे, जिसके चलते उसका पति के साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी, जिसका आज पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनावरण किया गया है और पत्नी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं जालौन से इंडिया वॉइस के लिए विष्णु पांडे। उधर कौशाम्बी जिले में महावा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्वीट करके न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की गुहार लगाने के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है। क्या है मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी जिले में दलित छात्रा से घर में घुसकर छेड़खानी और बाहर निकलने पर एसिड अटैक की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने सीएम को ट्वीट कर इंसाफ मांगा है। खबर इंडिया वॉइस में चलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर छेड़खानी SC/ST एक्ट और पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ाकर मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। घटना महावा घाट थाना क्षेत्र की है, जहां मनचले से परेशान 12वीं की दलित छात्रा ने खुद को स्कूल जाना बंद कर दिया है और अपने आप को घर में कैद करने पर मजबूर है। छात्रा ने कल सीएम योगी को ट्वीट कर मनचले शख्स के खिलाफ कार्रवाई और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एडिशनल एसपी समर बहादुर ने बताया कि पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर छेड़खानी SC/ST और पास्को एक्ट की धाराएं तरमीम कर आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान विवेचना जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। उधर बुलंदशहर में पुलिस ने एक ऐसी चोरी का खुलासा किया है जिसके बाद पुलिस भी बेहद हैरान रह गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। एक ऐसी चोरी का खुलासा किया है जहां चोरी हुई थी 30 लाख और बरामदगी हुई है 1 करोड़ 80 लाख। दरअसल आपको बता दूं, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक कार से 30 लाख रुपए चोरी हुए थे। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इसमें छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने पहले ही इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ 21 लाख रुपए बरामद कर जेल भेज दिया और अब पुलिस ने आज एक और खुलासा किया है। इसी चोरी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही से 59 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि जहांगीराबाद में हुई 30 लाख की चोरी मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक टोटल 10 लोगों को पुलिस इसमें जेल भेज चुकी है और अब तक आरोपियों से बरामद 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुके हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने में जुटी है और चारों आरोपी को जेल भेज दिया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। और खबर अमरोहा से है, जहां पर एक चलती कार कैसे बन गई आग का गोला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। अमरोहा में थाने से चंद कदमों की दूरी पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूरा मामला सैदनंगली थाना क्षेत्र के मेन रोड का है, जहां पर
थाने से चंद कदमों की दूरी पर अचानक शॉर्ट सर्किट से चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद वहां पर हड़कंप का माहौल रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने आग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं कार के ड्राइवर ने बामुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। वहीं इसमें गाड़ी में आग लगने से लगभग लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल सारे मामले में पीड़ित की तरफ से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात कह रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।